हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास एवं 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, हमारा जो संविधान बना, ठीक है, और फिर लागू हुआ, ये संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, फिर संविधान बना कब, इसे प्रस्तावित कब किया गया, कब लागू किया गया, ये सारे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में ये संविधान बनने का जो इतिहास है ना, यानी कहाँ कहाँ से संविधान को, किस तरह से जब ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहे थे उस समय कौन कौन से नियम और कानून बनाए थे, और उन नियम कानूनों से भी कुछ अंश उठाए गए हैं और हमारे संविधान में उसको डाले गए हैं। तो हमारे संविधान को बनाने तक का सफ़र जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कौन कौन से संविधान को लागू करते हुए शासन करते थे, और फिर हम लोग को वहाँ से उठा करके संविधान सभा के लोग जो हैं संविधान को लागू करने का काम किए थे। तो इसके इतिहास जो है, संविधान का जो इतिहास रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू किया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो इस एक्ट के तहत जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये अलग अलग जो प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास और मुंबई, है ना, बम्बई जिसको पहले उस समय बोलते थे, इन दोनों को अब जो है एक ही प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। ये रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। संपूर्ण कोलकाता प्रेसिडेंसी का प्रशासन तथा सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल की 4 परिषद और खुद गवर्नर जनरल, यही लोग जो है प्रशासन का सारा काम और सैनिक शक्ति इसी में निहित था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सवाल पूछ सकता है किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और बाकी जो 3 थे अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा MP। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन फैक्ट था उसको हमने बता दिया। पूछता है कभी कभी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1773 को लागू हुआ। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन किया गया, जिसका प्रमुख जो होता था एक गवर्नर जनरल होता था, और गवर्नर जनरल का परिषद में 4 मेंबर होते थे, और कोलकाता प्रेसिडेंसी का प्रशासन और सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी, है ना। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, और उनका नाम था मुख्य न्यायाधीश का सर एलिजा MP। ये इतना प्रावधान किया गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने कौन सा एक्ट प्रावधान किया। देखिए, इन्हीं सब एक्टों में से बहुत सारे नियम जो है हमारे मूल संविधान में, भारतीय संविधान में लिया गया, इसलिए इसका इतिहास रहा है, संविधान बनने का इतिहास, उसको हम लोग को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम लोग अपना भारतीय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का बनना यानी निर्माण, ठीक है, कब प्रस्तावित हुआ, कब लागू हुआ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग जानते हैं संक्षिप्त इतिहास इसका। पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, कभी ये पहला ही सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। इसमें क्या प्रावधान था
कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, है ना। यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो उसका वाणिज्य समय व्यापार संबंधी विषय को छोड़ करके सैनिक और राजस्व संबंधी जो मामला था वो नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया और भारत प्रशासन गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय परिषद में केंद्रित हो गई, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग 1786 का अधिनियम क्या था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित हो गई, ठीक है। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था तथा उसे लागू कर सकता था। यानी मुख्य सेनापति का जो पावर था वो भी गवर्नर जनरल के अधीन हो गया और गवर्नर जनरल को जो है विशेष पावर दिया गया, ये जो है परिषद के निर्णय को भी रद्द कर सकता है और उसे लागू कर सकता है, दोनों पावर इसको मिला था। 1773 का एक्ट में क्या है, 1793 का एक्ट में कि 1793 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए 1793 में और भी थोड़े थोड़े नियम बदले, लेकिन सबसे मुख्य जो नियम था, है ना, कि कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, कहता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना। मतलब पहले जो एलिजाबेथ जो थी 1600 ईस्वी में, वो इन लोग को एक लिखित प्रस्ताव दी थी, वो लोग को जिसको जो ब्रिटिश साम्राज्ञी जो थी एलिजाबेथ, उन्होंने इन लोग को व्यापार करने के लिए विशेष पावर दिया था और भेजा था, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, है ना। तो वो जो लिख करके दे दी कि हाँ आप लोग वहाँ व्यापार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इनके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया कि केवल कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल व्यापार नहीं करेगी, कोई भी व्यापार कर सकता है। यहाँ से ब्रिटिश का कोई भी आदमी जाके वहाँ व्यापार कर सकता है, केवल कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ 1813 के चार्टर एक्ट में कि चीन तथा चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। यानी चीन के साथ संबंध और उसके साथ चाय का व्यापार चलता रहा, लेकिन बाकी जितना एकाधिकार था सबको समाप्त कर दिया गया। दूसरा और क्या काम किया गया, पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, ठीक है। यानी शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया 1813 के चार्टर एक्ट में, इसको याद रखते जाएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट जो है ये क्या कहता है, इस एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया तथा उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया। देखिए फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, कंपनी को फिर से लाइफ मिल गया, है ना। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए जो चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था वो तो 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार केवल चीन के साथ संबंध और चाय का व्यापार लागू था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में वो भी ख़त्म कर दिया गया, चीन के साथ जो व्यापार होता था और चाय संबंधी व्यापार होता था उसको। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल का परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। चलिए एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। पहले क्या था, एक गवर्नर था और 3 सदस्य थे उसमें परिषद में, ठीक है। अब एक और सदस्य शामिल किया गया, है ना, जिसको जो है कानूनी सदस्य कहा गया, यानी कानूनी मामलों का जानकार होता था। और सर्वप्रथम जो है मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। और वो विधि सदस्य कौन बने, मैकाले,
सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट का मुख्य बात हम लोग जानेंगे। हालांकि बहुत सारे और भी नियम थे लेकिन बनाए गए थे, लेकिन मुख्य बातों को हम लोग जानेंगे। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, अलग विधान परिषद भारत सरकार के लिए। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये सारे लोग जो थे वे सभी उसकी परिषद में, विधान परिषद में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। 1858 का अधिनियम, देखिए क्या है। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। अब देखिए, अब डायरेक्ट जो है शासन कंपनी नहीं करने लगी, कंपनी का एक शासन खत्म हो गया। अब डायरेक्ट जो है ये शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है शासन किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन। डायरेक्ट जो है वहाँ ब्रिटेन में जो राजा बैठेगा वो राज करेगा यहाँ पर, और कंपनी का शासन को ख़त्म कर दिया। कहा गया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बोला तू लोग का गलती के कारण ये विद्रोह हुआ है ना, लोग असंतुष्ट हैं, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, अब भारत का प्रशासन अब साम्राज्ञी द्वारा 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष संयुक्त राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया है। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। पहले गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, लेकिन 1858 के अधिनियम के बाद वही गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे, वायसराय। और ये वही वायसराय जो होते थे वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते थे, डायरेक्ट। ठीक है, और उस शासन करते थे ये लोग, यहाँ पे वायसराय लोग डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा के हुकूमत से बोल रहे हैं, उनके आदेश से। अब आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, वायसराय की निषेधात्मक शक्ति वीटो पावर तथा विधान परिषद में भारतीयों को न के बराबर प्रतिनिधित्व आदि कारणों ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि थी। अब देखिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम लागू करने का एक ही कारण था कि गलत प्रकार का नियम कानून लागू करना, और वायसराय को जो वीटो पावर मिला हुआ था, डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन से अधिकार जो मिला हुआ था, और विधान परिषद में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं होता था, जिसके कारण 1861 का भारत परिषद अधिनियम लागू करना पड़ा। और इसमें क्या हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यहाँ से विभागीय प्रणाली शुरू हो गया। ठीक है, 1861 से। अब 92 में क्या हुआ? 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद के सदस्य संख्या में वृद्धि हो गया। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य 16 निर्धारित किया गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। देखिए, पूछेगा सवाल कि चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम में हुआ? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब आते हैं 1909 का भारतीय परिषद एक्ट। तो 1909 का भारतीय परिषद एक्ट को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। जहाँ भी देखिएगा 1909 तो ये मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो का है कि 1909 में कहता है 1909 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो जब वायसराय बने, है ना, तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। तो
लॉर्ड मिंटो वायसराय बने और भारत सचिव बने जॉन मार्ले। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया 1909 को भारत परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार। इन दोनों ने मिल करके कुछ सुधार किए थे कानून में, ठीक है। 1990 के अधीन, देखिए ये गलत है, 1909 होगा, 1990 कहाँ से आ गया, के अधिनियम द्वारा भारतीयों को निर्माण विधि तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ठीक है। भारतीय लोग को पहले नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन अब भारतीय लोगों को भी प्रशासन और विधि निर्माण में दोनों में ये लोग को शामिल किया जाने लगा। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई। अलग से इन लोग के लिए निर्वाचक क्षेत्र जो है स्थापित किया गया। तो पूछता है कभी कभी कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना किस अधिनियम में की गई, तो 1909 में किया गया, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें भी इसी तरह है ना, वायसराय होंगे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड होंगे जो भारत सचिव। तो ये दोनों मिलकर के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। इसका नाम दिया गया 1919 को, ये याद रखेंगे। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1909 को मार्ले मिंटो, ठीक है। 1909 में क्या हुआ, पृथक प्रतिनिधित्व हुआ। अब 1919 के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया, है ना। यानी 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, वो यहाँ के भारतीयों के मुंह को बंद करने के लिए लाया गया था कि हाँ हम अच्छा सुशासन देंगे, ठीक है। 10 साल तक तो कम से कम इन लोग का मुंह बंद करने के लिए जो है 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, ताकि किसी प्रकार का जो है तनावपूर्ण वातावरण ना रहे, शांति यहाँ बना रहे, ठीक है। और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में किया गया। और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में 2 सदन का व्यवस्था भी 1919 में किया गया। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। 2 सदन हुआ, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा 1919 के अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, जो हम लोग का संविधान है वर्तमान में, उस सबसे ज़्यादा अंश जो है इसी अधिनियम से लिया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, कभी सवाल पूछता है कि किस अधिनियम से जो है ज़्यादा प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या हुआ था कुछ हम लोग डिटेल जानते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। पहले क्या होता था, प्रांतों में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार। अब क्या किया, एक संघात्मक सरकार बनाया गया, ठीक है। और इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहते थे, मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, देखिए प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 वाला में, प्रांत में द्वैध शासन। अब इसको हटा दिया गया 1935 में, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता का मतलब होता है कि अपने अनुसार वहाँ संचालित करेगा, केंद्र का कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। प्रांत अपने हिसाब से शासन संचालित कर सकते हैं, तो इसको स्वायत्तता प्रदान किया गया 1935 के अधिनियम में, है ना। और प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू था 1919 में, उसको हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 का अधिनियम में। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल जो राज्य परिषद जो था और केंद्रीय विधानमंडल, तो केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन हुआ, विधानसभा और विधान
परिषद 1935 का अधिनियम में ये लागू किया गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हो उसको मैंने इसमें संग्रह किया है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, सारा चीज़ उसी से रिलेटेड। पहला सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? ये सवाल भी शुरू में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? 1773 में। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस शासन अधिनियम द्वारा किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर जो सवाल है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। ठीक है, 1919 का इतिहास है। केंद्र में दो सदन, राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका, ठीक है, दो सदन हो गया। और 1919 में और एक काम क्या हुआ था? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन, इसको याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस अधिनियम के तहत? तो 1833 ईस्वी का चार्टर द्वारा। ठीक है, चार्टर अधिनियम द्वारा। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मंत्री पद, पहले मंत्री पद नहीं होता था, 1858 ईस्वी के चार्टर अधिकार द्वारा मंत्री पद का व्यवस्था किया गया। क्वेश्चन 7 है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, शुरू में जो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ा गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पहली बार गवर्नर जनरल को ये पावर मिला कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो कौन अधिनियम में? 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कब किया, किस एक्ट के द्वारा? तो 1935 के। और लागू प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम से। ये याद रखिएगा, समाप्त 1935 में और लागू हुआ था 1919 में। प्रांतों में द्वैध और केंद्र में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो ये भी 1919 में। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था 1919 में। 1935 में प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली खत्म हो गया, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू हुआ 1935 में हुआ। ठीक है, ये क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं 10वां नंबर, भारत मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में, डायरेक्ट। ठीक है, ब्रिटिश संसद सीधा नियंत्रण में, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया सत्ता, कंपनी का हाथ से चला गया। भारतीय, देखिए 11वां नंबर, भारतीय जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, यह किस व्यक्ति का कथन है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जनता जो है स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। ठीक है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मोतीलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष यह मांग की गई थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू जो है किस वर्ष ये मांग किए थे कि भारत के संविधान की संरचना या भारत का संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष ये मांग की थी? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, 13वां सवाल, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, 1936 में कांग्रेस ने कहा था कि किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना, और भारतीय जनता जो है ये संविधान अपने आप निर्माण करेगी। तो इसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 में। ठीक है,
14वां सवाल हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई? ठीक है, 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, संविधान सभा के बारे में जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, संविधान सभा बना कैसे था। किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? देखिए, लोक सेवा आयोग सबसे पहले जो है भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम से शुरुआत हुआ था। 15वां सवाल, 15 हो गया, यहाँ 16 होना चाहिए, गलती से 15 एक और सवाल हो गया, मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं और परिशिष्ट थे? तो 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 16 नंबर देखिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस भारत शासन अधिनियम में? जब भी आएगा पृथक प्रतिनिधित्व का बात तो 1919 लगा देना है। पूछेगा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचक क्षेत्र, तो 1919 बोल रहे हैं, 1909 याद कर लेना है इसको। किस भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909 को याद रख लीजिएगा, 1909 मार्ले मिंटो, और 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, याद रख लीजिएगा। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है इंडिया काउंसिल एक्ट बहुत कम समय तक चला था। 20वां सवाल, किस चार्टर अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में पहली बार ये व्यवस्था हुआ था कि जो महत्वपूर्ण पद थे उसको प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरा जाए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा जो लागू हुई थी वो 1953 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। ठीक है, ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय संसद में प्रस्ताव रखा गया था। 22 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर, देखो द्वैत शासन व्यवस्था का अंत का जहाँ बात बोलेगा तो 1935, और लागू का जहाँ बोलेगा तो 1919। ठीक है, उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया था, तो 1935 का शासन अधिनियम। 23वां नंबर, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बैक हो जा रहा है पीछे। अगला सवाल 24वां नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेगा, पृथक निर्वाचन की बात करेगा, मुस्लिमों के लिए पृथक, 1909 सीधा मार देना है, मार्ले मिंटो सुधार। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। देखिए, फिर विक्टोरिया जब साम्राज्ञी बनी 1858 में, है ना, ब्रिटेन की साम्राज्ञी, और इन्हीं के हाथों में डायरेक्ट शासन आ गया, कंपनी शासन खत्म 1858 में।
आगे देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम, तो उसमें क्या था प्रावधान, प्रांतों में दोहरा शासन जो है लागू हुआ था। और 1935 में जो है दोहरा शासन खत्म हुआ था प्रांत वाला, और केंद्र में दोहरा शासन लागू हुआ था 1935 में। प्रांत वाला दोहरा शासन खत्म, और 1935 में ही दोहरा शासन खत्म किया था प्रांत वाला, और केंद्र वाला लागू किया था। देखिए ये 27 सवाल वही है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1935। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किस वर्ष किया गया, तो संघीय प्रणाली का भी बात आएगा तो 1935 मार देना है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो 1935 में ही जो था वो प्रांतीय द्वैत शासन को हटा करके प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया कि अपने प्रांत जो है अपने आप निर्णय ले सकता है, केंद्र का उसमें कोई दबाव नहीं होगा। और केंद्र में द्वैत शासन भी लागू हुआ था 1935 में। ठीक है, अंतिम सवाल है 30वां नंबर, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया, तो भारत में सचिव का पद जो है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में लागू किया गया था। तो ये रहा आज का क्लास। तो आप सभी जितने भी बंधुगण हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, है ना। और मेरा अगले वीडियो तक आप बने रहें। अगला वीडियो पुनः फिर आएगा कुछ ही दिन बाद। आप लोग इससे रिलेटेड जो डिस्कस होता है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को।